गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा आर्बिट्रेशन वाला जो आपका एग्जाम है उसके संदर्भ में ये आपकी फोर्थ वीडियो है। इसमें आपकी फोर्थ वीडियो डिस्कस करेंगे हम। इसमें हम देखेंगे वैकल्पिक विवाद के जो समाधान हैं, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो सिस्टम है, विवाद के जो वैकल्पिक सुझाव हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं सुलझाने के लिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इसमें हम देखेंगे वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर क्या है, इसके लाभ देखेंगे, भारत में इसका महत्व, इसकी आवश्यकता को डिस्कस करेंगे, साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन सिस्टम है क्या, उसको देखेंगे। इसके लाभ क्या हो सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। भारत में इसका महत्व और भारत में इसकी आवश्यकता व इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं और इसके विभिन्न तरीके पर हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले है वैकल्पिक विवाद समाधान, यानी होता क्या है ये एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। वैकल्पिक विवाद समाधान, इसमें क्या है, एक वैकल्पिक पद्धति अपनाई जाती है। किसी भी विवाद जो पक्षकारों या लोगों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके अन्य वैकल्पिक तरह की तरीके बताने का एक प्रणाली या एक पद्धति है ये, ठीक है। यह मध्यस्थता का अन्य रूप भी इसको बोल सकते हैं। मध्यस्थता जिस प्रकार से कार्य करता है उसका एक अन्य प्रकार का ये रूप है, ठीक है। पक्षकार जो होते हैं उन पर इसका निर्णय बाध्यकारी भी नहीं है, केवल उनकी आपसी सहमति से क्या कराया जाता है। एक अलग तरीका है, ठीक है, वैकल्पिक तरीका प्रस्तुत करते हैं जो जिसका निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होता है, जबकि मध्यस्थम के जरिए या मध्यस्थता के जरिए जो निर्णय दिया जाता है वो बाध्यकारी माना जाता है। यह एक परंपरागत तरीका है, ठीक है। यानी जब भी परंपरागत रूप से भारत के संदर्भ में हम देखें तो किसी प्रकार का विवाद हो जाने पर लोग वैकल्पिक उपायों को सोचते हैं या सुझाते हैं। क्या चलो ये आपसे कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया तो इसके संदर्भ में आप एक्स वाई जो भी है तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। अगला है कम खर्चीला व अविलंबकारी, ठीक है। ये सबसे कम खर्चीला और अविलंबकारी तरीका माना जाता है वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है, उपाय जो है विवादों के संदर्भ में। औपचारिक न्याय व्यवस्था के लिए विकल्प नहीं अपितु अनुरूपक है, लेकिन ये वैकल्पिक एडीआर जो सिस्टम है वो औपचारिक जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए विकल्प नहीं है, लेकिन उसके अनुरूपक है, ठीक है। उसके साथ साथ चलने वाला एक तरीका है, लेकिन उसका विकल्प ये नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अपना जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है उसके लाभ क्या हैं, वैकल्पिक, ठीक है, समाधान के लाभ क्या हैं तरीकों के। तो सबसे पहला ये है इसमें कि न्यायालयों का बोझ कम करता है। तो ये जो तरीका है इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने छोटे मोटे विवाद उत्पन्न होते हैं उनको अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही निपटान कर लिया जाता है। तो इन तरीकों से क्या है, न्यायालय का बोझ कम होता है। इसमें लागत भी और समय बचता है और समय की कुशलता यहाँ पर निकलती है, यानी लागत और समय दोनों ये बचाता है एक तरह से। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है या अन्य जो तरीके हैं, जो विधिपूर्ण स्थापित तरीके हैं विवादों के निपटान के, उनमें लागत भी लगती है, ठीक है। आप उनमें आप फीस के संदर्भ में देख सकते हैं, या अधिवक्ता होते हैं उनकी फीस देख सकते हैं कि न्यायालय के संदर्भ में कोई विवाद चला जाता है, मामला चला जाता है, ठीक है। और समय की भी काफी खपत होती है, लेकिन एडीआर सिस्टम में लागत और समय दोनों ही बचते हैं। थर्ड पॉइंट है पक्षकारों के लिए फायदेमंद होता है, यानी एडीआर जो सिस्टम है वो पक्षकारों के लिए काफी फायदेमंद सिस्टम रहता है। वो हर प्रकार से उनका फायदा रहता है पक्षकारों का इसमें, ठीक है। कार्रवाई निजी होती है, इसमें कार्यवाही निजी कार्रवाई मानी जाती है, यानी जो पक्षकार हैं उन्हीं तक उनके जो भी विवाद की बातें हैं स्तर है उन्हीं तक रहते हैं। इसमें गोपनीयता भी हम देख सकते हैं, गोपनीयता मुख्य रूप से इसमें बनी रहती है। तो स्थानीय या लोकेशन तक और जो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं मामले में उन्हीं तक इनकी बातें खुलती हैं। तो इसमें जो कार्रवाई है वो निजी कार्रवाई मानी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है अपना तकनीकी नियमों से यह मुक्त रहता है। एडीआर का एक लाभ यह है कि जितने भी न्यायिक तकनीकी नियम हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी से ये मुक्त रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना भारत में एडीआर का महत्व। अब भारत में इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो काफी खर्चीली है,
ठीक है। अब खर्चीली होने के साथ साथ विवाद हर रोज उत्पन्न होते हैं, और इससे क्या है कि भारत में असंख्य मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके कारण विचाराधीन मामले पड़े हुए हैं, वर्षों वर्षों तक विवादों के मामले न्यायालय में चलते रहते हैं। 25 फरवरी 2001 को स्वर्गीय अरुण जेटली जो थे, यानी वित्त मंत्री थे उस समय के, उन्होंने बताया था कि भारत में, जो उन्होंने उस डेट को बताया था कि 25 करोड़ 34 लाख मामले विलंबित हैं, यानी मामले प्रतीक्षा कर रहे हैं न्याय की। ठीक है, न्याय के संदर्भ में प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं। तो इतने मामले पड़े हुए, कितना महत्वपूर्ण है अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन सिस्टम भारत के लिए। ठीक है, और अधिनियम 1996 के आ जाने के बाद भी मामले कई बढ़े, क्योंकि इसने लोगों को रोजगार बढ़ा, एक तरह की सजगता बढ़ाई इस नियम ने। ठीक है, और लोगों तक पहुंच बढ़ी इस नियम की, जानकारी हुई, तो लोग इसके संदर्भ में अपने अपने नए नए तरीके के मामले उपजने लग गए। तो इस कारण भी मामले काफी भारत में देखने को मिले। अब इसकी कार्य क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ कार्य कुशलता नहीं बढ़ पाई इस नियम के अंतर्गत। ठीक है, इस क्षेत्र की, तो इसने एडीआर जो सिस्टम है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसने इसके भार को कम किया, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी इसमें ज्यादातर श्रमिक और कृषि से संबंधित लोग पाए जाते हैं। तो उनके संदर्भ में भी जो न्यायिक व्यवस्था है जटिलतापूर्ण और एक तरह से पहुंच से बाहर प्रक्रिया रह जाती है। तो उनके लिए कृषि प्रधान या फिर लोगों के लिए ये आपका एडीआर सिस्टम ही उपयोगी साबित रहता है। ठीक है, 5th पॉइंट अपना गरीबी एवं अशिक्षा। गरीबी एवं अशिक्षा के संदर्भ में भी लोगों के लिए एडीआर सिस्टम जो है काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ठीक है, 4th पॉइंट है अपना भारत में एडीआर की आवश्यकता, यानी भारत में एडीआर की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली बात यह है कि विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान इसमें होता है, यानी जो भी इसमें पक्षकार होते हैं वो अपने स्तर पर अपने भाईचारे को बरकरार रखते हुए, ठीक है, सौहार्द का जो भाव है, उनमें मेलजोल का भाव है, उसको बरकरार रखते हुए अपने स्तर पर जो वैकल्पिक उपाय विवादों को सुलझाने के उनको अपना लेते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। शीघ्र इसमें निपटान होता है। ठीक है, निपटान इसमें काफी समय लेने वाला नहीं होता है। नॉर्मली विवादों के जो तथ्य हैं उनको समझने के बाद में इसमें निपटान के सुझाव दे दिए जाते हैं। अगला, इसमें विवादों के आर्थिक समाधान के लिए काफी आवश्यक है, यानी जितने भी आर्थिक संबंधी पैसे जो खर्च होते हैं विवादों के संबंध मामलों में, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया में हो, चाहे फीस संबंधी हो, चाहे शुल्क संबंधी हो, सभी आर्थिक जितनी भी विवाद के संबंध में आर्थिक प्रक्रिया हैं उनको यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, यानी आर्थिक रूप से लोगों को सबल बनाता है, कमजोर नहीं करता है। 4th है समय की बचत हेतु काफी महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता, समय की इसमें काफी बचत हो जाती है, यानी हमने शीघ्र निपटान में जैसा होता है, ठीक है, उसके संदर्भ में समय है। अगला है कानूनी मान्यता के लिए, यानी जो भी समझौते होते हैं, तो कानूनी मान्यताओं के लिए, यानी इन समझौते वैकल्पिक जो भी उपाय होते हैं, वैकल्पिक उपायों की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, यानी आपसी बात होती है, तथ्य निकल के आते हैं, आपसी पक्षकारों में बातें होती हैं, और जो भी मेन चीज है, मुद्दे की बात आती है, किस लिए, कारण क्या है उस विवाद का, ठीक है, विवाद कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस संदर्भ में जो भी इसके विवाद के तत्व होते हैं, बातें जो होती हैं, वो कानूनी मान्यता के लिए आवश्यक होती हैं, और इन्हें कानूनी मान्यता इस स्तर पर मिल जाती है। लेकिन ये एक चीज और है कि न्यायालय के लिए केवल अनुपूरक का काम करते हैं, न्यायालय इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल विचारणीय मामलों में इनको देख सकता है इस प्रकार के समझौतों को। ठीक है, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के लिए, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम लागू इस प्रकार के ये लागू रहते हैं तो भारत के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे क्या है, तुरंत एवं सुलभ न्यायालय उपलब्ध हो जाता है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रोत्साहन का भाव यहाँ पर पैदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ में कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी एडीआर जो सिस्टम है, एडीआर सिस्टम की सीमा क्या है। सबसे पहली बात यह है कानूनी विशेषज्ञों की कमी, इसमें कानूनी की विशेषज्ञों की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, लोगों का जो ज्ञान है उस ज्ञान के सीमित स्तर से ही वो एक न्याय प्रक्रिया को या फिर समझौते के लिए सुझाव प्रस्तुत कर देते हैं। कानूनी विशेषज्ञ की कमी, प्रवर्तनीय नहीं है, इस प्रकार के समझौते न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माने जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको जो समझौते हैं समझौते के रूप में नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसी स्थितियां जो अनैतिक हों या कानून उनको मान्य ना करे, ऐसे समझौते, उन समझौतों के लिए इनकी सीमा निर्धारित है। ठीक है, तो सीमित है ये। मध्यस्थ घोषणा में पूर्वाग्रह,
यानी मध्यस्थ जो होते हैं वो घोषणाएं जो करते हैं समझौते के संदर्भ में, ठीक है, उस संदर्भ में कभी कभी मध्यस्थ पूर्वा जो ग्रह होते हैं उनसे ग्रसित अपने सुझाव प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भी इसकी सीमाएं हैं। इनमें अन्वेषण जो प्रक्रिया है वो सीमित है, यानी अन्वेषण जो प्रक्रिया तथ्यों की खोजबीन की, तथ्यों को समझने की, ठीक है, और किस प्रकार से कोई कारित हुआ है, वाद विवाद के संबंध में वो मामला कैसा है, उसके संबंध में जो भी अन्वेषण है, खोजबीन की जो प्रक्रिया है सबूतों के संदर्भ में, तो वो इसमें प्रक्रिया सीमित है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना फिफ्थ पॉइंट है एडीआर के विभिन्न वैकल्पिक तरीके। तो एडीआर के विभिन्न वैकल्पिक तरीके क्या हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लोगों में विवाद हो जाने पर सबसे एक तो सरल एवं खर्चीला तरीका है, तो इसमें सबसे पहले बातचीत का तरीका अपनाया जाता है कि लोग बैठे आपस में बातचीत करें, और जो भी उनमें बैठ करके विवाद उत्पन्न हो गया है तो एक दूसरे की सहमति से उस समस्या का हल निकालें और दूसरे स्वच्छ हृदय से एक दूसरे से सहमत हो जाए, तो बातचीत के जरिए। ठीक है, इसको नेगोशिएशन भी बोलते हैं। तो पहला तरीका तो आपका बातचीत है। अगला तरीका है समझौता एवं मध्यस्थता, यानी इसमें समझौते के अंतर्गत आपसी बातचीत वार्तालाप के अगला ये पॉइंट आता है कि अगर बातचीत से भी बात नहीं बनती है, बातचीत जो असफल रह जाती है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा मीडिएटर के रूप में सुलह का काम किया जाता है। वो दोनों को निष्पक्ष रूप में दोनों पक्षकारों को सुनता है और सुनने के बाद जो भी अपनी ओर से सुझाव दे सकता है वो दोनों के संदर्भ में सुझाव रखता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है इसमें मध्य मध्यस्थम। अब मध्य मध्यस्थम के बाद में जब समझौता एवं सुलह यहाँ पर विफल हो जाता है, जब पक्षकारों द्वारा तीसरे अधिकृत व्यक्ति को उस वाद विवाद को सुनने के लिए और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो निर्णय दिया जाता है तीसरे व्यक्ति द्वारा वो पूरी तरह यहाँ पर आबद्धकारी माना जाता है पक्षकारों के लिए। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट है मेडोला। ठीक है, मेडोला के अंतर्गत जब यह समझौता जब हो जाता है जब यानी लोग मध्य मध्यस्थम यानी अन्य प्रक्रियाओं की से भी असहमत होते हैं और कोई संभव स्तर तक या संभव न्याय निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब उस समय पर मेडोला का सहारा लिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें एक व्यक्ति को मध्यस्थम का स्थान दिया जाता है जो अपने निष्पक्ष पूर्वक जो भी प्रस्तावित सुझाव होते हैं उनको सुझावों को देता है, लेकिन ये भी सुझाव पक्षकारों को आबद्धकारी होते हैं। ठीक है, यानी वो एक बीच का मार्ग भी निकालने की कोशिश करता है मेडोला। ठीक है, इसलिए इसको मेडोला का नाम दिया गया है। अब इसमें पक्षकारों की इसमें राजी वगैरह देखने की कोई चेष्टा नहीं की जाती, यानी पक्षकारों की सहमति पर ये एक तरह से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है लघु विचारण। लघु विचारण के संबंध में ये जो विवाद होते हैं विवादों के निस्तारण के लिए काफी महत्वपूर्ण वैकल्पिक उपाय है। इसमें क्या है, विभिन्न पक्षकार जो होते हैं वो एक किसी निष्पक्ष व्यक्ति को निर्वाचित कर लेते हैं, एक निष्पक्ष व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं और उसके समक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया एक मिनी ट्रायल की तरह होती है, जिसके पश्चात वो जो व्यक्ति होता है जिसको नियुक्त करते हैं वो अपना जो भी निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को लोगों के सामने रखता है। ठीक है, और सहमति होने पर दोनों पक्षकारों को राजी करता है उस निष्कर्ष के संबंध में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जो व्यक्ति नियुक्त करते हैं उस राय को सुनने के लिए वो व्यक्ति निष्पक्ष हो और किसी एक व्यक्ति के लिए तटस्थ नहीं होना, सॉरी किसी एक के लिए एक व्यक्ति के लिए झुका हुआ नहीं होना चाहिए, तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी अपनी राय दे। अगला है मध्यस्थम। मध्यस्थम काफी प्रचलित तरीका है जिसमें एक व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, दो व्यक्तियों के विवाद के संदर्भ में जो विवादों को सुनता है और अपना पंचाट लागू करता है। वो पंचाट जो होता है वो दोनों पक्षकारों पर डिग्री के रूप में उस डिग्री के समान कार्य करता है और वो अंतिम पंचाट ही माना जाता है और जो पक्षकारों पर आबद्धकारी होता है। ठीक है, और मध्यस्थम काफी अच्छा द्रुत मार्ग, एक तरह से फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन भी इसको बोलते हैं, द्रुत गति मध्यस्थम के तरीकों के अंतर्गत इसको देखा जाता है। ठीक है, अगला है विचारण पूर्ण समझौता। ये काफी प्रचलित वैकल्पिक तरीका है। इसके अंतर्गत क्या है, मामले के विचार करने से पहले ही समझौता कर लिया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रारंभ हिमाचल प्रदेश राज्य से किया गया जो काफी प्रचलित हुआ और अन्य राज्यों में यह मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है। ठीक है,
विचारण से पूर्व ही समझौता कर लिया जाता है पक्षकारों के द्वारा। लोक अदालत, लोक अदालत काफी उपयोगी और वैकल्पिक तरीका है जिसके अंतर्गत विधिक रूप से मुकदमे त्वरित एवं आसानी तरीके से निपटाने का तरीका किया जाता है, जिसमें कम खर्चा होता है इसमें, ठीक है। और एक तरह से लोक अदालत जो है लोगों की अदालत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे लोक हित के संदर्भित प्रस्तावित होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।